Assalamualaikum students. Today's my first class of advanced exercise physiology. इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो अपने कंटेंट्स पढ़े थे वो थे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडवांस फिजियोलॉजी रिलेटेड टू एक्सरसाइज। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोगों के पास हो सकता है कोर्स आउटलाइन हो, तो आप लोग उसमें देखेंगे फर्स्ट 10 चैप्टर्स तो हम लोग ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। रिगार्डिंग आपको याद होगा जैसे कि होम्योस्टेसिस था, न्यूरोडायनामिक्स था, एक्सरसाइज टॉलरेंस वाला था, कार्डिक आउटपुट वाला था, रेस्पिरेटरी कंट्रोल था थ्रू एक्सरसाइज। ये सारे के सारे जो है हम टॉपिक्स जो है वो सारे कवर कर चुके हैं। अगेन मुझे कहा गया है कि फर्स्ट टू 10 लेक्चर्स में आप लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ। ये सारे लेक्चर्स और ये सारी पीपीटीज़ जो मैं भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये सब कुछ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगेन जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर के बारे में अकॉर्डिंग टू द एडवांस करिकुलम कंटेंट, जिसके अंदर अगेन वही है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, इंटरनल मेंटेनेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऑलरेडी फेमिलियर है। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को लेके चलते हैं। ग्राफ के ऊपर मैं दोबारा से आऊँगी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वही डेफिनेशन के ऊपर लेके चलती हूँ। आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस होती है कॉन्स्टेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ योर बॉडी। अगर आपका होम्योस्टेसिस नॉर्मल है तो आपकी बॉडी क्या होती है, नॉर्मली रिएक्ट कर रही होती है। बट जैसे ही आपका होम्योस्टेसिस ऑल्टर होता है तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो कोलैप्स कर जाती है। अब अगेन वही बात है कि स्टेडी स्टेट क्या होती है, डायनामिक स्टेट क्या होती है। आप सब लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टेडी स्टेट क्या होती है। एक नॉर्मल स्टेट होती है, वेरिएबल इज़ अनचेंजिंग बट नॉट नेसेसरी नॉर्मल। बैलेंस बिटवीन डिमांड प्लेस ऑन द बॉडी एंड द बॉडी रिस्पॉन्स टू द डिमांड। एक बंदे को 10 लीटर ऑक्सीजन की नीड है और इतनी ही आपकी बॉडी आपको प्रोवाइड कर रहा है, 10 का 10, तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेडी स्टेट। ओके। और अगर एक बॉडी को नीड है 10 लीटर ऑक्सीजन की और अगर आपकी बॉडी 4 लीटर 5 लीटर आपको प्रोवाइड कर रही है तो वो स्टेडी स्टेट नहीं, और होम्योस्टेसिस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप किस में चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। स्टेडी स्टेट की एक एग्जांपल है बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर 37 फ़ारेनहाइट है, 37 फ़ारेनहाइट, यस, अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें, सॉरी मिस्टेकनली आई सेड फ़ारेनहाइट, इट्स 37 सेंटीग्रेड एंड 99.5 फ़ारेनहाइट। अब जो टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी चेंज कर दी। पहले हम 99 को क्या कंसिडर कर रहे होते थे कि ये जो है वो पैरेक्सिया स्टेज स्टार्ट हो जाती है, बट अब हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहती है, रिसेंटली मैंने देखा तो वहाँ पर यही है कि 99 फ़ारेनहाइट जो है कि स्टैंडर्डाइज जो है वो बताया गया है कि ये स्टैंडर्ड है जो आपकी नॉर्मल हीट होनी चाहिए बॉडी की। उसके अलावा हम देखना चाहते हैं कि चेंजेस क्या होती है कि बॉडी का टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये मैंने आपको बताया है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो फिर क्या होना शुरू हो जाता है, हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है और हमें ऑक्सीजन की नीड होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर सकें। तो बॉडी रिस्पॉन्स करती है और फिर क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो रेट है टेम्परेचर का वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी से मेनटेन हो जाता है। इसी तरह से चेंज इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एट रेस्ट। अब आप देखेंगे कि रेस्ट के ऊपर ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब आप बॉडी का मूव करते हैं तो फिर आपका जो है ना वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से अब आप देखते होंगे जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी 3 या 4 किस्म की रीडिंग्स लेते हैं, आपकी सिटिंग में लेते हैं, पोजीशन चेंज करवा के लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि दे आर हैविंग अ पोजिशनल हाइपरटेंशन। तो डॉक्टर इस चीज़ को जो है ना वो रोल आउट कर रहे होते हैं कि पोजीशन चेंज करने से भी बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। इसी तरह से कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं कि जब आप इसको परफॉर्म कर रहे होते हो तो क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, फ़ौरन से इंक्रीज़ हो जाता है। फिर वही अगर आप एक्सरसाइज दूसरी पोजीशन में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सरसाइज स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर वही पोजीशन अगर आप थोड़ी सी चेंज कर लें कि सिटिंग के अंदर आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। अब ये अगेन आपकी बुक के ही ये चैप्टर है तो उसके अंदर ये समरी बताई गई कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग अनस्ट्रेस कंडीशन। एंड व्हाट इज़ स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, या अगर आपका इंसुलिन लेवल जो है ना वो एकदम से इंक्रीज़ हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेसफुल कंडीशन। एंड व्हाट इज़ अनस्ट्रेसफुल कंडीशन, जो कि आपकी नॉर्मल कंडीशन है।
अगेन वही बताया गया, द टर्म स्टडी स्टेट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, बट इट डज नॉट नेसेसरी मीन दैट internal environment is at rest and normal. When the body is in the steady state, a balance has been achieved between the demands placed and the body and response to those demand. लेकिन जब बॉडी स्टडी स्टेट से नहीं होती तो जो बैलेंस है और जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है। डिमांड आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी की, और आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा होता है वो इतना नहीं होता, तो आपकी क्या होती जाती है, दिस इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रप्शन ऑफ द स्टडी स्टेट। कंट्रोल सिस्टम अगेन कहाँ कहाँ से कंट्रोल होता है, एक ऑर्गेनल लेवल पे होता है, इंट्रासेलुलर लेवल पे कंट्रोल होता है। इंट्रासेलुलर लेवल पे जो कंट्रोल होता है वो किस तरीके से होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, या तो कब प्रोटीन बननी है और कब उसको ब्रेक होना है, कब आपको एनर्जी चाहिए और कब आपको एनर्जी नहीं चाहिए, एटीपीज़ की नीड है। मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, आपके कार्ब्स जो स्टोर हो रहे हैं। ऑर्गन लेवल पे आपके पल्मोनरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि चेक कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन लेवल ठीक है। अब आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है कि कितना जो है वो ब्लड पंप करना है बॉडी के अंदर, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, सारी चीज़ को बैलेंस कर रहा होता है। नॉन बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, थर्मोस्टेट कंट्रोल हीटिंग कूलिंग सिस्टम। इसकी सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल इस चार्ट को अगर आप स्टडी करें, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाहर तकरीबन जो है वो चल रहा है 45 डिग्री टेम्परेचर, ओके। तो उसके जब आपका बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो ऑलरेडी आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता है, स्लोली इंक्रीज़ होना शुरू होता है, और फिर आपको क्या फील होना शुरू होती है, गर्मी लगना शुरू होती है इस कंडीशन के अंदर। फिर जब आपको गर्मी लगना शुरू होती है तो आप लोग क्या करते हैं, एयर कंडीशन को ऑन करते हैं। जैसे ही आपने अपनी एयर कंडीशन मशीन को ऑन किया तो स्लोली क्या होगा, रूम टेम्परेचर मेंटेन होगा। जैसे जैसे रूम टेम्परेचर मेंटेन होगा आपका इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ योर बॉडी क्या होगा, आराम से सेट होगा, ठीक है। अगर आप एसी चला रहे हैं 16 डिग्री पे या 18 डिग्री के ऊपर, क्लियर, तो जाने से क्या होता है कि जब बहुत देर तक एसी चल रहा होता है तो फिर क्या होता है, प्रोलॉन्ग चलने की वजह से आपकी बॉडी को क्या होता है, ठंड महसूस होना शुरू होती है। तो फिर आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि अब हमने क्या करना है, टर्न ऑफ करना है एसी को। क्यों? बिकॉज जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कूल हो गया, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या कर रहा होता है, मैच नहीं कर रहा होता। तो दिस इज़ कॉल्ड द थर्मोस्टेट कंट्रोल हीटिंग कूलिंग सिस्टम। इसी तरह से जैसे सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है तो आप क्या करते हो, हीटर ऑन करते हो, फिर क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर भी सेट होता है रूम टेम्परेचर। बट अगर प्रोलॉन्ग वो हीटिंग आपको मिलती रहे तो फिर क्या होता है, आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है और फिर आप उस फर्नेस को क्या करते हो, टर्न ऑफ कर देते हो। दिस इज़ अ नॉन बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक सिग्नल्स आपके पास जा रहे होते हैं और आप क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो स्टिमुलस आपको मिल रहा होता है या बॉडी आपको रिस्पॉन्स दे रही होती है। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है वो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? और ये होता क्या है, ये क्या होता है, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स दैट मेंटेन अ फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स एट नियर कांस्टेंट वैल्यू। जिसके आपके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सेंसर और रिसेप्टर होता है जो कि रिसीव कर रहा होता है सिग्नल्स को। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, जो कि कमांड जारी कर रहे होते हैं कि अब आपने क्या करना है, अब आपने हीट बढ़ानी है, अब आपने हीट कम करनी है, अब आपने क्या करना है, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। एंड व्हाट अबाउट द इफेक्टर, इफेक्टर क्या होता है कि चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट बैक टू द नॉर्मल। इफेक्टर क्या होता है, इफेक्ट कर रहा होता है दूसरा जो चेंजेस हो रही होती है इंटरनल एनवायरनमेंट की, उसको क्या कर रहा होता है, दोबारा से नॉर्मलाइज कर रहा होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी, ये आपकी बुक के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद है। सबसे क्या पहले पता है, आपके पास स्टिमुलस आया, आपने इफेक्ट किया, ठीक है, कोई चीज़ बढ़ रही है या कोई चीज़ कम हो रही है। एक एग्जांपल, कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही है तो क्या हुआ, या तो नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट होगा या कि पॉजिटिव फीडबैक होगा। इधर बताया गया कि नेगेटिव फीडबैक एंड रिटर्न टू नॉर्मल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा, होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगा, वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपकी बॉडी को थोड़ा सा नेगेटिवली होगा तो वो एंटागोनिस्टली वर्कआउट कर रहा होगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कोई भी स्टिमुलस से बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, ठीक है, अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, एक स्टिमुलस जाएगा, आपका होम्योस्टेसिस है, या तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ऑल्टर्ड होना शुरू हो जाएगा, या वो स्लोली बैक टू दी नॉर्मल। आपको पता है कि नेगेटिवली क्या करता है, वो उसको बैक टू दी नॉर्मल ले आता है, और पॉजिटिवली फेवर में जाके, मतलब पॉजिटिवली जाके उसको इंक्रीज़ करता है, और होम्योस्टेसिस क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। फिर क्या होता है, आप स्टिमुलस मिला,
चेंज ऑफ इंटरनल कंडीशन, आहिस्ता आहिस्ता से क्या हुआ, इंटरनल कंडीशन क्या हो गई, नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई। ये चीज़ अब आपके कंट्रोल सेंटर में जाएगी और फिर आप क्या कर रहे होते हो, रिएक्ट कर रहे होते हो। इतना मुश्किल सा फिनोमिनन समझने से बेहतर है, सिंपल सी बात है कि आपको गर्मी लगना शुरू हुई है, गर्मी लगने के बाद आपके जो है एक मैसेज जनरेट हुआ है आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर, कि आपको इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी की वजह से क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है राइज़ हो गया। अब जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर्स है वो क्या कहेंगे, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि आपके होम्योस्टेसिस को क्या करना है, कंट्रोल करना है और उसको क्या करना है, बैक टू द नॉर्मल। तो फिर क्या होगा, आपका स्वेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, स्वेटिंग करोगे। जैसे 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 आपने स्वेटिंग की तो क्या हुआ, आपके बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता 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 कूल डाउन शुरू हुआ। तो कंट्रोल सेंटर ने किस चीज़ को आपको एक्टिव किया था, स्वेटिंग प्रोसीजर्स को। तो फिर आप नॉर्मलाइज हो गए और अगेन आपका क्या हुआ, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। अब आपके आता है, या तो कंट्रोल सेंटर नेगेटिवली फीडबैक दे रहा होता है या फिर क्या दे रहा होता है, पॉजिटिवली फीडबैक दे रहा होता है। अगर नेगेटिव फीडबैक की बात की जाए तो वो क्या होता है, रिस्पॉन्स रिवर्सल द इनिशियल डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस, जैसे कि इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रिगर अ रिसेप्टर। आपके सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ गई, ठीक है, और फिर रिसेप्टर ने क्या किया, ट्रिगर किया एक मैसेज, और उसने इंफॉर्मेशन किसको दी, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को, कि सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। अभी हमने बताया कि आपके जो रेस्पिरेटरी जो है ना वो एक क्या होते हैं, कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, बायोरिसेप्टर्स होते हैं आपके। ये रेस्पिरेटरी मसल्स क्या हुआ, एक्टिवेट हो जाएंगे। क्लियर, क्यों, क्योंकि कंट्रोल सेंटर ने क्या कहा है कि अब तुमने जो है वो एक्टिवेट होना है और ब्रीथिंग की रेट को इंक्रीज़ करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कंसंट्रेशन रिटर्न टू द नॉर्मल। कैसे नॉर्मलाइज होगी, ऑक्सीजन इनहेल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एक्सहेल होगी। सेम प्रोसीजर नोन एज द रेस्पिरेशन प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। द मोस्ट कॉमन सिस्टम वर्क वाया नेगेटिव फीडबैक। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ को क्या करते हैं, कम होना स्टार्ट होती है। नाउ कम टू द पॉइंट, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, रिस्पॉन्स इंक्रीज दी ओरिजिनल स्टिमुलस। जो आपके पास स्टिमुलस आ रहा है वो बढ़ता जाए और आपकी बॉडी नॉर्मल होती जाए, जैसे कि इनिशिएशन ऑफ द चाइल्ड बर्थ स्टिमुलेट रिफ्लेक्स रिसेप्टर्स इन द सर्विक्स। ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, सर्विक्स की डायलिटेशन हो जाती है और चाइल्ड बर्थ क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ये मैसेज कहाँ से आता है, ब्रेन से। ब्रेन के कौन से पार्ट से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वहाँ से क्या रिलीज़ होती है, ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि प्रमोट करती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एंड द रिलीजिंग ऑफ मिल्क फॉर द फीटस, फॉर बेबी। गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डिग्री टू विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब अक्सर लोगों के कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहे होते। तो कंट्रोल सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है। सिस्टम विथ लार्ज गेन इज मोर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस दैट सिस्टम विथ लो गेन। पल्मोनरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स हैव लार्जर गेन, ठीक है। इन शॉर्ट इधर ये बताया गया है कि आपके जो दो मेजर सिस्टम्स हैं जो कि पूरी बॉडी के होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि बायोरिसेप्टर्स होते हैं, पल्मोनरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बॉडी को या तो ऑक्सीजन चाहिए या ब्लड सप्लाई चाहिए, तो जो मेन चीज़ है वो यहीं से जो है ना वो कंट्रोल हो रही होती है। इसके अलावा छोटे छोटे से सिस्टम तो होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन वो लार्जर गेन ही स्मॉलर गेन्स कहलाते हैं। जिस तरह से आपके टिश्यू वेसल्स फट गई है, ठीक है, आपकी स्किन पे कट लग गया है, तो फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स किस तरीके से होगी, एग्रीगेशन होगी वहाँ पे, फिर आपका कौन सा फैक्टर रिलीज़ होगा जो कि क्या करवाएगा, वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर करवाएगा। अगर समरी देखा जाए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम इज़ कम्पोज ऑफ अ सेंसरी कंट्रोल सिस्टम एंड इफेक्टर। सेंसरी होता है, मोटर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है और इफेक्टर होता है। मोस्ट कंट्रोल सिस्टम एक्ट बाय द नेगेटिव फीडबैक, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा द डिग्री टू विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन होम्योस्टेसिस टर्म एज द गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ये भी हम वी हैव डिस्कस। और इसमें बताया गया है कि अ कंट्रोल सिस्टम विद अ लार्जर गेन इज़ मोर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस देन अ सिस्टम विद लो गेन। मैंने जिस तरह से अभी आपको बताया कि पल्मोनरी और आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो लार्जर गेन होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा क्या हो रही होती है, हमारे होम्योस्टेसिस बॉडी के अंदर क्या हो रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, और इन्हीं के पास अथॉरिटी होती है। जो मेजॉरिटी ऑफ द जो सिस्टम्स हैं वो यही कंट्रोल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, होम्योस्टैटिक कंट्रोल की रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्वेटिंग हो रही होती है। थोड़ा सा इसको दोबारा से देख लेते हैं कि थर्मल रिसेप्टर्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन कि भाई गर्मी बढ़ गई है, सर्द ग्लैंड्स को वो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे स्किन के अंदर, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपका क्या प्रोड्यूस होगा,
स्वेटिंग प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से क्या रेगुलेट होगा, इन शॉर्ट आपका बॉडी टेम्परेचर आपका। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स के अंदर क्या हो रहा होता है, वही अगर किसी बंदे का जो है ना उसने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया और वो ऑलरेडी डायबिटिक है, तो फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर सिग्नल जाएगा पैंक्रियास के पास कि इंसुलिन आप रिलीज़ करो, जिसकी वजह से क्या होगा, जब इंसुलिन रिलीज़ होगी तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, बैक टू दी नॉर्मल। अब क्या होता है कि अक्सर लोग जो होते हैं ना उनको कोई डिज़ीज़ होती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या इसके अलावा कोई और इस तरह से सिस्टमेटिक डिज़ीज़ होती है, जिसमें क्या होता है होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर जो है इतने अच्छे से इफ़ेक्टिवली जो है ना वो काम नहीं कर रहे होते, और क्या होता है होम्योस्टेसिस कंट्रोल फेल हो जाता है। जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट के अंदर जैसे ही वो शुगर टेक करते हैं तो फ़ौरन से क्या होता है, उनके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हम लोग हैं जो तो कि नॉर्मल पर्सन हैं, वो लोग जितना भी मीठा खा ले तो उनका ब्लड शुगर बढ़ता है और इंसुलिन प्रॉपर्ली रिलीज़ हो रही होती है, तो फिर क्या होता है, कंट्रोल आ जाता है। लेकिन अक्सर लोगों का ये कंट्रोल नहीं आता और इन दी एंड दे डिक्लेयर अ डायबिटिक पेशेंट। रेगुलेशन ऑफ सेलुलर होम्योस्टेसिस में क्या होता है, स्ट्रेस प्रोटीन जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, हीट शॉक प्रोटीन जिसे कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं, रिपेयर डैमेज प्रोटीन टू रिस्टोर होम्योस्टेसिस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर, पीएच एंड फ्री रेडिकल। स्ट्रेस प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हीट शॉक प्रोटीन्स का एक पूरा प्रोसीजर हो रहा होता है ना, एक मैकेनिज़्म पूरा का पूरा हो रहा होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन या तो रीस्टोर होती है, ठीक है ना, रीस्टोर होने के बाद क्या होता है, होम्योस्टेसिस आपका जो है ना वो बैलेंस क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, सडनली क्या होता है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वो बैक टू दी नॉर्मल हो जाएगा, अगर पीएच लेवल बढ़ा हुआ तो वो नॉर्मल हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स है तो वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, रेगुलेशन ऑफ सेलुलर होम्योस्टेसिस के सेलुलर लेवल पे होम्योस्टेसिस किस तरीके से कंट्रोल हो रही होती है। अब आगे आ गया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर करने के लिए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये अभी मैंने आपको पूरी की पूरी एग्जाम्पल दी, हम खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है, पैंक्रियाज इंसुलिन करती है और फिर क्या हो जाता है, आपका जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी के अंदर वो फ़ौरन से नॉर्मलाइज हो जाता है। मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि फेलियर ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम क्यों होता है। अगर किसको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो क्या होता है कि इंसुलिन तो रिलीज़ हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे जो सेल्स हैं वो प्रॉपर नहीं होते रिसेप्टर कैच करने के लिए इंसुलिन को, ताकि बॉडी के इंसुलिन को नॉर्मलाइज करवाया गया, तो सेलुलर लेवल के ऊपर प्रॉब्लम हो रही होती है या फैक्टर्स फेलियर हो रहे होते हैं। दूसरा आपका होता है कि स्ट्रेस प्रोटीन जो कि हेल्प कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है सेल्युलर होम्योस्टेसिस को, वहाँ पे भी क्या आ रहा होता है, आपका डेफिशिएट आ रहा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सेल सिंथेसाइज स्ट्रेस प्रोटीन व्हेन होम्योस्टेसिस इज डिस्ट्रप्टेड। जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो सेल क्या करेंगे, स्ट्रेस प्रोटीन बनाएंगे जिन्होंने स्ट्रेस के अंदर काम करना होता है, जिसको हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। वो क्या करती हैं, फ़ौरन से रिलीज़ होती हैं सेलुलर लेवल के ऊपर। अगर टेम्परेचर हाई है तो उसको नॉर्मलाइज़ कर देंगी, अगर आपका पीएच बढ़ा हुआ तो उसको नॉर्मलाइज़ कर देंगी, अगर आप नॉर्मल है तो उसको नॉर्मलाइज़ कर देंगे। तो सारा ये सिस्टम्स जो है वो देख रहे होते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज आप कर रहे होते हो, फिर आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। ये भी मैंने आपको बहुत सारी बार बताया है कि किस तरीके से कंट्रोल होता है। थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं कि एक्सरसाइज represent a challenge to the body's control system to maintain homeostasis. Obviously, in general, the body temperature system are capable of maintaining steady state. Normally, हर बंदे के अंदर steady state होती है जो कि normalize कर रही होती है। During most type of exercise is cool environment, तो इसीलिए हम cool environment के अंदर करते हैं ताकि कि हमारी बॉडी की steady state क्या हो, normalize रहे, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर क्या हो, बिल्कुल नॉर्मल रहे। अगर आपने हॉट एनवायरनमेंट के अंदर एक्सरसाइज की, आपके बॉडी के अंदर भी हीटअप हो जाएगा और बाहर भी हीटअप, तो आप क्या हो जाएगा, होम्योस्टेसिस सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेटली आप किसकी तरफ चले जाओगे, कोलैप्स की तरफ जाओगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो पर्सनली मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और आप लोगों के पास इसकी पीपीटी प्लीज़ लुक ओवर इट। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर।